चलो भाई, आज अपन स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो अपन लेक्चर नंबर 6 के अंदर अपन बात करने वाले, देखो पिछले लेक्चर के अंदर अपन ने गैमेटोजेनेसिस को स्टार्ट कर लिया था। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। गैमेट की जब हमने बात करी थी तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। मेल गैमेट हमने बनाना सीख लिया था, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। आज हम जो सीखेंगे वो सीखेंगे oogenesis, और oogenesis के साथ साथ में एक और प्रोसेस होता है जिसको अपन बोलते हैं फॉलिक्यूलोजेनेसिस होता है। तो ये देखो, जैसे अपन ने हमने ये पढ़ा था कि गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें फॉर्मेशन करते हैं गैमेट का। मेल के अंदर मेल गैमेट और फीमेल के अंदर फीमेल गैमेट। मेल गैमेट की अगर अपन बात करें तो वो कौन सा होता है? स्पर्म। और फीमेल गैमेट की जब अपन बात करते हैं तो वो कौन होता है? ओवम। तो मेल गैमेट का बनना, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। और फीमेल गैमेट का बनना, उस पूरे के पूरे प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? oogenesis बोलते हैं। अब गैमेटोजेनेसिस की अगर अपन बात करते हैं तो ये जो हमारे को ऑब्जर्व होता है, एक सेल होती है जिसको अपन बोलते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल। ये प्राइमोडियल जर्म सेल का जो ओरिजिन जो होता है एक्स्ट्रा गोनेटल, यानी गोनेट्स के बाहर, यानी ओवरी और टेस्टिस के बाहर की तरफ होगा। कहां पे? हमने ये पढ़ा था कि नियर टू योक सेक। तो हमने ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय का डायग्राम बनाया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होती है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती है, जिसमें से अगर अपन ये बात करें, एक ये है योक सेक, एक हमारे पास में क्या है? एलेंटॉइस, ये है एमनियन, और एक है कोरियन। तो योग सैक के यहाँ पे क्या होता है कि साइड में प्राइमोडियल जर्म सेल का ओरिजिन होता है। फिर ये जब क्या करती है, जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ के दौरान क्या करती है, ये बॉडी के अंदर चली जाती है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। उसके अंदर फीमेल के केस में अलग होता है। अब हमने ये पढ़ा था कि जो गैमेटोजेनेसिस जो होते हैं उसके अंदर हमारे को 3 फेजेस दिखाई देते हैं, ठीक है ना? 3 फेजेस में डिवाइड होता है। एक होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, एक होता है ग्रोथ फेज, और एक होता है मैच्योरेशन फेज। ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने गैमेटोजेनेसिस को ये बोला था कि इसका रेगुलेशन जो होता है हार्मोन के द्वारा होता है। कौन से हार्मोन? इसके अंदर हाइपोथैलेमिक हार्मोन और पिट्यूटरी हार्मोन दोनों। हाइपोथैलेमस से निकलने वाला हार्मोन कौन सा था? जीएनआरएच। और इससे जीएनआरएच की अगर अपन बात करें तो ये पिट्यूटरी पे जाकर के 2 हार्मोन रिलीज कराता है जिसको अपन बोलते हैं एलएच और एफएसएच। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? हमने ये पढ़ा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन। और स्पर्म कैसा स्ट्रक्चर होता है? एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। कहां होता है ये? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और जो प्राइमोडियल जर्म सेल है वो किसका डेरिवेटिव होता है? डेराइव्ड किससे होता है? अगर अपन ये बात करें, स्पर्मेटोगोनिया डेराइव्ड होता है प्राइमोडियल जर्म सेल से। अब इसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि 3 फेजेस होते हैं। 3 फेजेस की अगर अपन बात करें, वही मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज और मैच्योरेशन फेज। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर हमने ये 2 चीज पढ़ते हैं, जैसे पूरा का पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस 2 पार्ट में डिवाइड, एक तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस और एक स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस में क्या होता है? स्पर्मेटोगोनियम से स्पर्मेटिड का फॉर्मेशन। और स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? जो स्पर्मेटिड बना है उसके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज होगा और क्या बनेगा? स्पर्मेटोजोआ। फिर मैंने आपको ये कुछ हार्मोन के बारे में बताया था कि कैसे न्यूरोसिक्रेटरी सेल से जीएनआरएस निकलता है, जाता है पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से एफएसएच और एलएच रिलीज करता है। एफएसएच जो होता है सर्टोली सेल पे काम करता है और क्या करवाता है? स्पर्मियोजेनेसिस। और जो ये अपने लेडिक सेल से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको अपन बोलते हैं एंड्रोजन। और एंड्रोजन क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करवाता है। ठीक है, देन हमने ये देखा था इसके अंदर, ये जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कितनी होती है? 1 से लेकर के 3। इसके बीच में ये जो स्टार की तरह अपन ने सेल बनाई उसको अपन बोलते हैं लेडिक सेल। तो एलएच जो होता है इस लेडिक सेल पे काम करता है और लेडिक सेल से क्या रिलीज करवाता है? अपने एंड्रोजन रिलीज कराता है। लेकिन ये एंड्रोजन बाहर की तरफ रिलीज होता है तो सर्टोली सेल क्या करती है? एफएसएच क्या करता है? इस सर्टोली सेल पे काम करता है और सर्टोली सेल से निकलता है एबीपी। एबीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन या फिर एंड्रोजन बाइंडिंग फैक्टर। ये एक एंड्रोजन जिससे बाइंड करेगा और इसको कहां पे लेके जाएगा? अंदर। अंदर की तरफ ले जाने के बाद में टेस्टोस्टेरोन जो क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस मेल के अंदर क्या होता है? थ्रू आउट लाइफ चलता है, जब तक ये हार्मोन रहेंगे तब तक ये चलेगा। प्राइमोडियल कैसे स्टार्ट होता है? प्राइमोडियल जर्म सेल क्या करती है? सबसे पहले क्या करती है? स्पर्मेटोगोनियम बनाती है। और स्पर्मेटोगोनियम किसको बोलते हैं? ये जो अपने पास में क्यूबॉइडल सेल जो है इनको अपन जर्मिनल एपिथेलियम, इसी को अपन अपन क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनियम। अब ये स्पर्मेटोगोनियम की अगर अपन बात करें, इसकी प्लॉइडी की बात करें तो 2n होता है और ये 46 क्रोमोसोम इसमें होते हैं। ये स्पर्मेटोगोनियम के अंदर क्या होता है? अपने पास में मल्टीप्लीकेशन होता है और मल्टीप्लाई करने के लिए, नंबर बढ़ाने के लिए क्या करेंगे अपन? माइटोसिस। माइटोसिस ने क्या बनाया? स्पर्मेटोगोनियम ए और स्पर्मेटोगोनियम बी। अब हमने ये पढ़ा कि इसके अंदर ये अपने थ्रू आउट लाइफ चलता है, तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम ए क्या करता है? जो स्पर्मेटोगोनियम डिवाइड हुई थी, यानी जिसने माइटोसिस करना स्टार्ट किया था, उसी जगह पे वापस आकर के बैठ जाती। जैसे ही बैठती है तो यहाँ पे क्या होता है? ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है।
जिनमें से स्पर्मेटोगोनियम टाइप बी जो होता है वो क्या करता है, इसके अंदर अपने अंदर ग्रोथ फेज स्टार्ट करता है। ग्रोथ फेज का मतलब क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है, साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, सब कुछ चीजें बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी सेल कब डिवाइड होती है, जब उसका साइज क्या हो जाता है, लार्ज। लेकिन कुल मिलाकर के हमने ये चीज पढ़ रखी है कि उसके अंदर प्रोटीन होना, जेनेटिक कंट्रोल होता है। इसके पास में जेनेटिक कंट्रोल है, कुछ प्रोटीन है इसके पास में, और कुछ इसका साइज भी बढ़ गया। न्यूक्लियस का कंट्रोल धीरे धीरे खोने लग गया, तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का साइज बढ़ गया, इसके अंदर पास में प्रोटीन है, जेनेटिक कंट्रोल है, तो इसने क्या करा, अपने अंदर एक डिवीजन स्टार्ट करा। पहला डिवीजन जो होता है इसके अंदर, ये कौन सा होता है, मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर आधा, डीएनए कंटेंट भी आधा। तो डीएनए कंटेंट आधा हो गया और क्रोमोसोम भी क्या हो गया, आधे हो गए, तो जो सेल बनी उसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। है तो स्पर्मेटोसाइट, ये पहले बनी तो प्राइमरी, इस बाद में बनी तो इसको सेकेंडरी। अब ये हैप्लॉइड सेल से हमारे को इसी हैप्लॉइड सेल का नंबर बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, नंबर बढ़ाने के लिए फिर से माइटोसिस करेंगे। लेकिन यहां जो अपने पास में मियोसिस होता है, दो स्टेप में होता है। मियोसिस फर्स्ट बिल्कुल अलग होता है माइटोसिस से, और मियोसिस सेकंड बिल्कुल सिमिलर होता है माइटोसिस के। तो यहां पे क्या होगा, नंबर बढ़ेगा, और क्या बना अपने पास में, स्पर्मेटेड। तो ये यहां पे धीरे धीरे मैच्योर होते जा रहे हैं। अब मैच्योर होने के बाद में अगर अपन बात करें, तो स्पर्मेटेड जो होता है उसके अंदर अपन ये बोलते हैं एफएसएच। एफएसएच रिलीज होता है पिट्यूटरी से, सर्टोली सेल पे काम करता है, कुछ फैक्टर रिलीज करता है जिससे इसका डिफरेंशिएशन होता है। ये सर्कुलर ओवल शेप दिखाई दे रही है, तो ये कैसी दिखाई दे रही है, स्पून शेप, एलोंगेटेड स्ट्रक्चर। तो स्पर्मेटोजोआ का शेप चेंज हो गया, और ये इसकी प्लॉइडी क्या रहती है, सेम रहती है। तो स्पर्मेटोजोआ हमने पढ़ा, ये स्पर्मेटोजोआ का एक स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हेड होता है, नेक होता है और मिडल पीस। हमने कुछ चीजें पढ़ी, मिडल पीस में इसके पास में एनर्जी देने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज होते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, निबरकन शीथ बोलते हैं। इसके पास में एक साइटोप्लाज्मिक लेयर होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं अपने पास में, ये जो अपन ने साइटोप्लाज्मिक लेयर पढ़ी थी, कहां लिखा था, जो हाँ ये मेंचिट, ठीक है ना, साइटोप्लाज्मिक लेयर थी। टेल का ओरिजिन होता है इसके रिंग सेंट्रियोल से, दो तरीके सेंट्रियोल होते हैं, प्रॉक्सिमल और अपने पास में डिस्टल। प्रॉक्सिमल का काम क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में डिवीजन को स्टार्ट, क्लीवेज डिवीजन को स्टार्ट कराना, यानी रैपिड डिवीजन को स्टार्ट कराना। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके एंटीरियर पार्ट पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन बोलते हैं वेसिकल ऑफ गोल्जी बॉडी, जो होता है वो मॉडिफाई होकर के क्या बना लेता है, एक्रोसोम, जिसमें क्या होता है, कुछ एंजाइम होते हैं, जिन एंजाइम को कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, स्पर्म लाइसिन एंजाइम बोलते हैं। जिसमें कुछ एंजाइम होते हैं, नाम ध्यान रखना, हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है, जो हाइल्यूरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करने के लिए काम में आता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, अभी हम एक लेयर पढ़ेंगे जिसको कोरोना रेडिएटा बोलते हैं, ओवम के अंदर, उसको पेनिट्रेट करने के लिए। जोना लाइसिन एक लेयर होती है जिसको अपन बोलते हैं जोना पेलुसिडा, उसको ब्रेक करने के लिए क्या करता है, काम में आता है। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब हेडिंग लगाओ इसके अंदर अपने पास में, oogenesis, ठीक है, हेडिंग लगाएंगे oogenesis, ठीक है। तो oogenesis का मतलब क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है ना। अब देखो ओवम, कहीं कहीं पे ओवा लिखा जाता है, कहीं कहीं पे ओवम लिखा जाता है, तो हर जगह पे क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के नाम होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे जगह एग भी लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये एक जो अपने प्रोसेस के हिसाब से वर्ड बना रखे हैं, ठीक है ना। तो अभी हम समझेंगे वैसे ही, तो ओवम का फॉर्मेशन होना, और ये ओवम खुद एक तरीके का कैसा है, हैप्लॉइड ओवम, यानी यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड ओवम। अब जैसे oogenesis की अगर अपन बात करते हैं, तो इसमें भी तीन प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ फेज और अपने मैच्योरेशन फेज। तो अभी मैं इसका एक ब्रीफ में बताता हूं कि हर प्रोसेस के अंदर क्या चीज होगा, लेकिन उससे सबसे पहले अपन ये स्टार्ट करते हैं कि ये जो अपने पास में oogenesis जो होता है, इसकी अगर अपन ये बात करें, तो इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे क्या बनते हैं, जो प्राइमोडियल जर्म सेल होती है, ये क्या करती है, माइटोसिस करती है, मल्टीप्लाई करती है, और एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको अपन बोलते हैं ऊगोनिया बनाते हैं। अब इस ऊगोनिया की जब अपन बात करते हैं, तो ये सिर्फ एक फीमेल के अंदर जो oogenesis जो होता है, इसका थोड़ा सा अलग पैटर्न है। पैटर्न कैसे, कि प्राइमोडियल जर्म सेल क्या करती है, 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, जब तक क्या करती है, करीब करीब ये बहुत सारे प्राइमोडियल जर्म सेल क्या करती है, 7 मिलियन तक क्या करती है, ऊगोनिया बनाती। और ये सारे के सारे ऊगोनिया कहां पे चले जाते हैं, उसकी ओवरी के अंदर। बर्थ के बाद में
और ज्यादा ऊगोनिया का फॉर्मेशन नहीं होता। तो इतनी बात समझ में आई। तो oogenesis की जब अपन बात करते हैं तो oogenesis के अंदर अपन ये बोलते हैं कि जो अपने पास में, जब हम ये बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज की, अगर अपन बात करते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज की जब अपन बात करते हैं, तो इस समय पे क्या होता है, जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो होती है, इसमें क्या होता है, माइटोसिस होता है। ठीक है, माइटोसिस होता है। इस माइटोसिस से क्या बनते हैं, oogonia का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने क्या करा, माइटोसिस किया, और माइटोसिस करने के बाद में क्या बनाया अपने पास में, ये अपने पास में बनाया बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ क्या बनाते, oogonia बनाते। ठीक है। तो इसका नंबर जो होता है बहुत लार्ज नंबर में बनते हैं, लार्ज नंबर बने। अब ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ये खुद एक तरीके की डिप्लॉइड सेल है। ठीक है, ये एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो इस प्राइमोर्डियल जर्म सेल ने क्या किया कि सबसे पहले डिवाइड करा और फीटल ओवरी के अंदर क्या बना दिए, अपने बहुत सारे क्या बना दिए, oogonia बना दी। तो कहा जाता है कि करीब करीब कितने बनते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि 7 मिलियन oogonia का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। 7 मिलियन क्या बनते हैं हमारे पास में, oogonia का क्या होता है हमारे पास में फॉर्मेशन होता है। तो 7 मिलियन oogonia जो बनते हैं वो करीब करीब हम ये बोलते हैं कि 25th वीक ऑफ, कहां पे बनते हैं, अप टू 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में बनते हैं। इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलो या फिर फीटल लाइफ बोलो, दोनों बात सेम है। तो बस ये ध्यान रखना कि कौन से वीक तक यहाँ पे ये हमारे पास में oogonia का फॉर्मेशन हो जाता है, 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। ठीक। अब इसके बाद में आफ्टर बर्थ, यानी हम 25th वीक को अगर आप उसको मंथ के अंदर कन्वर्ट करोगे तो कितना मंथ चल रहा है ये भी अगर अपन ये बात करें, हर तीन मंथ के अंदर कितने वीक आ जाते हैं, 12। 6 महीने के अंदर कितने आ जाते हैं, 24। ये 7वां महीना चल रहा है, और 7वें महीने तक बच्चा लगभग हम ये बोलते हैं पूरी तरीके से डेवलप होता है। तो आपने सुना भी होगा 7 मंथ के अंदर प्रेगनेंसी हो गई, मतलब पार्चुरेशन हो गया, 8 मंथ में हो सकता है, 9th मंथ में भी हो सकता है, तो लगभग। तो हम ये बोलते हैं कि इसके अंदर के आफ्टर बर्थ, ठीक है, आफ्टर बर्थ नो मोर oogonia फॉर्म्ड। बर्थ के बाद में oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो बर्थ के बाद में oogonia का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यानी जितने oogonia बन गए उतने oogonia कहां पे चले जाएंगे, फीटल की ओवरी में। इतनी बात क्लियर है आपको। तो अपन ये देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ डिफरेंस तो है। वहां पे मेल के अंदर क्या होता, प्राइमोर्डियल जर्म सेल डिवाइड करती जा रही थी, स्पर्मेटोगोनियम बनते जा रहे थे और चलता जा रहा था, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो 25th वीक तक जो भी चीज होगा वो चीज आपके चलती जाएगी। तो यानी अगर अपन ये बात करें, oogenesis जो होता है फीमेल की बॉडी के अंदर, अगर अपन ये बात करें कंटिन्यू तक चलता है 50 ईयर तक। इसके बाद में क्या हो जाता है, ये आपके स्टॉप हो जाता है, और उस फेज को अपन क्या बोलते हैं, मेन्यूपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि यहां पे oogenesis जो होता है वो ओनली कंटिन्यू एट एज ऑफ 50। ठीक है ना, एज ऑफ 50 आफ्टर, ठीक है ना, ये क्या हो जाता है, आफ्टर विच स्टॉप प्रोसेस, आफ्टर विच इट्स स्टॉप, ये क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और उस फेज को क्या बोलते हैं, फेज इज कॉल्ड मेनोपॉज, मेनोपॉज। ठीक है भाई, मेनोपॉज बोलते हैं उसको, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है भाई, जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां पे भी अपन ये बात करेंगे मेनोपॉज क्या चीज होता है। तो 50th ईयर पे क्या हो जाता है कि लगभग हम ये बात कर सकते हैं, किसी के अंदर पहले भी हो सकता है, किसी के अंदर बाद में भी हो सकता है। तो मेनोपॉज की एज जो होती है वो 50 ईयर के आसपास में क्लोज आते आते क्या हो जाते हैं, oogonia जो होते हैं फर्दर डेवलपमेंट करना स्टार्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, उस फेज को अपन क्या बोलते हैं, मेनोपॉज बोलते हैं।
तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जो आपको ये ध्यान रखनी है कि क्या चीज रहता है क्या चीज नहीं रहता। अब देखो क्या होता है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो हेल्दी गैमेट बनाने के लिए काम में आता है, फर्टिलिटी के लिए काम में आता है। तो एक ये ध्यान रखना कि आपकी बुक में नहीं लिख रखा लेकिन क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं। एक होता है विटामिन ई, ठीक है। विटामिन ई की जब अपन बात करते हैं तो ये एक ऐसा विटामिन होता है जो एसेंशियल होता है गैमेटोजेनेसिस के लिए, ठीक है ना। तो एसेंशियल फॉर गैमेटोजेनेसिस, ठीक है भाई। विटामिन ई जो होता है वो आपके क्या होता है, एसेंशियल होता है। एक मिनरल भी होता है सेलेनियम जिसको अपन बोलते हैं, उसका भी क्या होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। और हेल्दी गैमेट बनाने के लिए एक विटामिन होता है, विटामिन ए जो होता है वो क्या करता है, हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ हेल्दी गैमेट, ठीक है भाई। अब जिन भी लोगों के अंदर विटामिन ए और विटामिन ए की कमी होती है तो उनके अंदर क्या होता है कि इनफर्टिलिटी के, स्टर्लिटी के चांसेस होने के ज्यादा है। तो ये हम जब कॉज देखते हैं तो उसके अंदर विटामिन का भी अपन क्या करते हैं, परसेंटेज देखते हैं कि कितना विटामिन किस तरीके का है। ज्यादातर लोगों के अंदर विटामिन ए की भी क्या होती है, कमी होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, अलग अलग सोर्स से लेते हैं। जैसे कि हम गाजर खाते हैं, ठीक है ना, अपन ने, आपने गोल्डन राइस का नाम सुन रखा है, उसके अंदर फ्लेवर, अपन ये सब जो चीजें होती है उसके अंदर भी अपन क्या करते हैं, खा करके अपन अपनी पूर्ति करने का काम करते हैं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें थी जिसको आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से चलता है। चले भाई आगे, इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब अपन बात करते हैं इसके अंदर पूरे के पूरे प्रोसेस की। सबसे स्टार्टिंग से अगर अपन बात करें तो एक सेल होती है यहाँ पे जिसको अपन बोलते हैं पीजीसी। पीजीसी की फुल फॉर्म प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है। प्लॉइडी की अगर अपन बात करें तो प्लॉइडी कैसी होती है, डिप्लॉइड होता है 2n, ठीक है ना, और क्रोमोसोम वही 46, डिप्लॉइड और 46 क्रोमोसोम। अब ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या करती है, इसके अंदर हम ये बोलते हैं माइटोसिस होता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, माइटोसिस। और तो माइटोसिस के बाद में बनता क्या है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनते हैं उसको अपन बोलते हैं ऊगोनिया बोलते हैं, ठीक है। तो माइटोसिस से हुआ क्या, सबसे पहले माइटोसिस हुआ और माइटोसिस होने के बाद में क्या हुआ, इसके अंदर आपके अपन ये बोलते हैं, अब यहाँ पे एक माइटोसिस मतलब यहाँ पे एक ऊगोनिया नहीं बनता, बहुत सारे ऊगोनिया बनते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में। तो माइटोसिस हुआ और माइटोसिस होने के बाद में ऊगोनिया बने। इस फेज को अपन क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन फेज बोलेंगे, ठीक है भाई। तो पहला फेज क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन फेज। अब मेरे को ये चीज बताओ कि ये मल्टीप्लीकेशन फेज चल कहां पे रहा है, ठीक है ना, इंट्रा यूट्राइन लाइफ में चल रहा है या आफ्टर बर्थ चल रहा है, इंट्रा यूट्राइन लाइफ। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा, अगर मैं यहां पे ब्रीफ कर दूं, यहां पे मैं ये बोल दूं कि एट 25th वीक ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ। इतनी बात समझ में आ गई। इसका नंबर बता सकते हो कितना बन सकता है, 7 मिलियन। क्या इतनी बात क्लियर है। वो अपन ने जो भी अभी अपन ने समझा वो एक बारी के अंदर ही अपन ने क्या कर लिया, वहां पे कोरिलेट कर लिया। तो इसका 7 मिलियन बना। अब मैं 7 मिलियन तो यहां पे बना नहीं सकता, तो एक ही मैं आपको बता करके बता देता हूं। अब ये ऊगोनिया क्या करेगा, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है और ओवरी के अंदर क्या करेगा, अपना साइज इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इसने क्या करा, अपना साइज क्या करा, इंक्रीज करा। अब साइज इंक्रीज करने के बाद में जो फेज चलेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रोथ फेज बोलेंगे। अब यहां पे एक यूगोनिया ने साइज इंक्रीज नहीं करा, बहुत सारे यूगोनिया ने क्या करा, साइज इंक्रीज करा। और साइज इंक्रीज करने के बाद में जो स्ट्रक्चर बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। वहां पे साइज इंक्रीज करने के बाद में क्या बना था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना था। और यहां पे साइज इंक्रीज करने के बाद में क्या बन गया, प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की प्लॉइडी बताओ भाई, क्या प्लॉइडी होती है इसकी, ये भी डिप्लॉइड, ठीक है ना। ऊगोनिया की प्लॉइडी बताओ, ये भी डिप्लॉइड। तो अगर आपसे ये पूछे कि प्राइमरी oocyte जो होता है उसकी प्लॉइडी कितनी होती है, तो कितना होता है अपने पास में, अपने डिप्लॉइड होता है। अब यहां तक का जो प्रोसेस है, ठीक है ना, अगर अपन ये बात करें, ठीक है, ये पूरा का पूरा यहां तक का जो प्रोसेस है ये चलता है एट बर्थ, ठीक है ना, यहां से लेकर के और यहां तक ये चलता है एट बर्थ।
तो बर्थ तक हम ये बात करते हैं कि ऊगोनिया बन जाते हैं और ऊगोनिया अपना साइज इंक्रीज करने लग जाते हैं और प्राइमरी oocyte का नंबर क्या हो जाता है हमारे पास में करीब करीब इतना होता है। अब बर्थ से पहले पहले जितना नंबर इंक्रीज होना था उतना नंबर क्या हो गया, इसका इंक्रीज हो गया। अब बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी तक ये प्राइमरी oocyte को क्या मिलेगा, नहीं, एफएसएच और एलएच का इन्फ्लुएंस नहीं मिलेगा, इनका नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बात समझ में आई? तो हुआ क्या कि हम ये बोलेंगे जैसे कि एक यहां पे एक लाइन और मान लेते हैं, ये जैसे मान लो ये लाइन जो है ये मान लो एट प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी बर्थ से लेकर के प्यूबर्टी के बीच में मान लो कि ये जो है हमारे पास में ये सेल है, ठीक है, प्राइमरी oocyte है। ये प्राइमरी oocyte का नंबर क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्यों होगा? क्योंकि प्यूबर्टी से पहले वाला जो फेज होता है यहां पे अपने पास में LH और FSH ये क्या होते हैं, यहां पे कुल मिलाकर के अपन इसका लेवल एब्सेंट होते हैं। एब्सेंट का मतलब समझ गए, है ही नहीं। इनको एब्सेंट करने वाला कौन है, मेलेटोनिन, यानी मेलेटोनिन इनको इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका धीरे धीरे अगर अपन ये बात करेंगे प्राइमरी oocyte का नंबर क्या हो जाता है यहाँ पे डिक्रीज होने लग जाता है, ठीक है। अब डिक्रीज भी होने लग जाता है और कुल मिलाकर के अगर अपन ये बात करते हैं कि यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज होता है, लेकिन कुछ प्राइमरी oocyte क्या करती है, यहां से जाने लगती। तो इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पे साइज इंक्रीज होने के बाद में यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इसको 1 से 2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करता है, ठीक है। अब जब अपन मियोसिस की अगर अपन बात करते हैं तो मियोसिस के अंदर भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1। प्रोफेज में क्या होती है, फेज होती है। प्रोफेज में भी क्या होती है, ऐसे सब डिवीजन वाली फेज होती है। प्रोफेज की अगर अपन बात करें तो आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये जो आपने मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, प्रोफेज में एंटर हुआ, अपने लेप्टोटीन हुआ, जाइगोटीन हुआ, पेकाइटीन हुआ, क्रॉसिंग ओवर हो गया, लेकिन डिप्लोटीन के अंदर क्या हो गया, ये जाकर के अरेस्ट हो गया। तो मियोसिस फर्स्ट जो होता है उसके अंदर प्रोफेज फर्स्ट में ये क्या हो जाता है, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर स्टेज में अरेस्टेड हो जाता है। अरेस्टेड का मतलब होता है कि ये डिवीजन रुक जाता है यहां पे। और कब तक रुका रहता है, जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाती, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, सारी कहानी वापस से रिपीट करता हूं। प्राइमोडियल जर्म सेल थे योग सेक के पास में, इसने डिवीजन करना स्टार्ट कर, डिवीजन कर करके इसने क्या बनाया, ऊगोनिया बनाया, जो कि जाकर के फीटल की ओवरी के अंदर गए। फीटल की ओवरी के अंदर ये जाकर के इन्होंने अपना साइज इंक्रीज किया और बर्थ से पहले पहले बहुत सारे प्राइमरी oocyte का क्या हो गया, नंबर हो गया, ठीक है, प्राइमरी oocyte का नंबर हुआ। अब बर्थ के बाद में और ज्यादा फॉलिकल या फिर अपन ये बोलते हैं ऊगोनिया नहीं बनेंगे, प्राइमरी oocyte नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पे ये जो ऊगोनिया जो होता है प्राइमरी oocyte में डेवलप हुआ और डेवलप होने के बाद में बर्थ के बाद में और नंबर नहीं बढ़ा, लेकिन जैसे ही इसका बर्थ हुआ उसके बाद में इनके अंदर एफएसएच और एलएच ना होने की वजह से इस प्राइमरी oocyte ने हिम्मत करी और अपने अंदर क्या करा, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करा, डिवीजन स्टार्ट करा, क्योंकि साइज बढ़ चुका था और बहुत सारी प्रोटीन बन चुकी थी। लेकिन किसी कारणों की वजह से ये मियोसिस 1 जो होता है ये डिप्लोटीन स्टेज के अंदर जाकर के क्या हो जाता है, रुक जाता है। इतनी बात क्लियर है? अब रुक गया। अब जैसे ही हम ये बात करते हैं कि प्यूबर्टी आती, एट प्यूबर्टी के समय पे मैं ये बात करता हूं कि LH और FSH जो होते हैं वो क्या होता है, इंक्रीजेस। LH और FSH के इंक्रीज होने की वजह से हम ये बोलते हैं कि यहां पे, ठीक है, यहां पे एट प्यूबर्टी हम ये बोलेंगे मियोसिस फर्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट। मियोसिस फर्स्ट जो होगा कंप्लीट होगा, ठीक है। जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है तो यहां पे ये क्या होता है, अनइक्वल डिवीजन होता है। अनइक्वल डिवीजन का मतलब एक सेल बहुत बड़ी, एक सेल बहुत छोटी। तो यहां पे 2 तरीके की सेल बनी, ठीक है, एक बड़ी सेल बनी और एक छोटी सेल बनी, दोनों एक बराबर N और M। ये जो छोटी सेल बनती है इस सेल को अपन बोलते हैं पोलर बॉडी, और पहली पोलर बॉडी, यहां पे पोलर बॉडी जो है इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? एक बड़ी सेल बनी और एक कौन सी बनी, छोटी सेल। बड़ी सेल को अपन बोलते हैं सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, oocyte। क्या इतनी बात समझ में आई आपको कि सेकेंडरी oocyte क्या चीज होता है?
इसको अच्छी तरीके से देख लो, फिर इसको अपन ब्रीफ तरीके से लिख भी लेते हैं। अब देखो यहां पे हुआ क्या क्या चीज, उसको अपन एक ब्रीफ तरीके से समझ भी लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, मल्टीप्लीकेशन फेज। ठीक है भाई, तो आप मेरे को बताओ मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या क्या हुआ। सबसे पहले प्राइमोडियल जर्म सेल ने क्या करा, माइटोसिस, और माइटोसिस करने के बाद में क्या बनाया, ओगोनियम। ठीक है, ये हुई, हाँ यही चीज है। ठीक है, दूसरा फेज कौन सा स्टार्ट होगा इसके बाद में, ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज में क्या हुआ, जो ऊगोनिया जो था उसने क्या करा, अपना साइज इंक्रीज करा और क्या बना लिया, प्राइमरी oocyte। ठीक है, देन इसके बाद में स्टार्ट हुई इसकी मेन फेज, जिसको अपन बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। ठीक है भाई, अब मैच्योरेशन फेज कहां से स्टार्ट हुई होगी, आप मेरे को ये बता सकते हो कि मैच्योरेशन फेज कहां से स्टार्ट हुई होगी, बताओ भाई। जब यहां से मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ तब से। तो हम क्या बोलेंगे कि प्राइमरी oocyte के अंदर, जैसे जो प्राइमरी oocyte है उसमें सबसे पहले क्या हुआ होगा, मियोसिस फर्स्ट। ठीक है, डिवीजन स्टार्ट हुआ, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ, और मियोसिस फर्स्ट जैसे ही स्टार्ट हुआ, लेकिन ये क्या हो गया यहां पे, अरेस्टेड। ठीक है, अरेस्टेड हो गया, कौन सी फेज में, एट प्रोफेज फर्स्ट के कौन सी, डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि वर्टिब्रेट का जो एग जो होता है वो कौन सी फेज के अंदर अरेस्टेड होता है, डिप्लोटीन प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटीन स्टेज के अंदर। ठीक है भाई, क्लियर है बात, अभी तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा। अब जैसे ही हम ये बात करते हैं डिप्लोटीन में है, अपन ये बोलते हैं अराइवल ऑफ प्यूबर्टी। जैसे ही प्यूबर्टी आती है हम ये बोलेंगे कि मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। और कंप्लीट होने का मतलब क्या होगा कि इसका कंप्लीट होते ही यहां पे क्या होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। अनइक्वल साइटोकाइनेसिस से होगा क्या, एक बनेगी लार्ज सेल। ठीक है ना, हम ये बोलेंगे एक वन लार्ज सेल, जिसको हम बोलेंगे सेकेंडरी oocyte, और एक बनेगी स्मॉल सेल, वन स्मॉल सेल। स्मॉल सेल का मतलब इसका साइटोप्लाज्म एब्सेंट है या फिर बिल्कुल कम है, साइटोप्लाज्म मिनिमम। ठीक है, अब ये कम साइटोप्लाज्म होने की वजह से इसका लाइफ प्रोसेस क्या होगा, यानी जो अपन ये बोलते हैं इसकी लिविंग रिएक्शन स्लो हो जाएगी क्योंकि साइटोप्लाज्म है नहीं, और ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डीजनरेट। इसको अपन क्या बोलते हैं, वन स्मॉल सेल को अपन बोलते हैं पोलर बॉडी। साइटोप्लाज्म के कम होने की वजह से या तो ये क्या हो जाएगा, डीजनरेट, या फिर ये आगे जाकर के फर्दर डिवाइड भी हो सकता है, डीजनरेट, और हम ये बोल सकते हैं और में डिवाइड। ठीक है भाई, ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। या तो क्या हो सकता है, ये डीजनरेट, और ज्यादातर चांसेस में क्या हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या इतनी बात क्लियर है आपको, ठीक है, करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि जैसे ये पूरा का पूरा मैच्योरेशन फेज का मैंने एक चीज बता दी। अब मेरे को ये चीज बताओ, इसके अंदर बर्थ और प्यूबर्टी के बीच में जो फेज होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, चाइल्डहुड बोलेंगे। जो उसका बचपना जो निकला है उसी को अपन बोलेंगे। तो ये जो बीच का जो फेज होता है इसको अपन क्या बोलते हैं, चाइल्डहुड बोलते हैं। तो चाइल्डहुड के समय पे कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता, आपने नोटिस किया होगा। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल कब चलेगा, प्यूबर्टी के अराइवल पे। यानी आपकी प्यूबर्टी का पता कैसे चलेगा, फीमेल के अंदर प्यूबर्टी का पता कैसे चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का पहला स्टार्ट होना।
यानी जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा इसका मतलब क्या हो गया, प्यूबर्टी आ गई। प्यूबर्टी आने का मतलब क्या हो गया, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो गया। और यहां पे अपन क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन होगा। और ओव्यूलेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, एफएसएच और एलएच की। और ओव्यूलेशन के दौरान रिलीज क्या होता है, सेकेंडरी oocyte। ठीक है भाई, तो ये जो अपन बात कर रहे हैं प्यूबर्टी के समय पे, इस समय पे क्या हुआ है, ओव्यूलेशन। और ये चीज ध्यान रखना, ओव्यूलेशन जो होता है वो ओवम का नहीं होता, ओव्यूलेशन किसका होता है, सेकेंडरी oocyte का। तो नई एनसीईआरटी के अंदर ये चीज बता भी रखी है कि ओव्यूलेशन किसका होता है, सेकेंडरी oocyte का होता है। अब ये अपन बात करेंगे इस फेथ की, यानी अब ये जो सेकेंडरी oocyte है इसका होगा क्या, ठीक है ना। अब यही वाली बात होगा, तेरा क्या होगा, कालिया। अब इसी कालिया की अपन बात करते हैं, चले आगे। चल, तो हेडिंग लगाओ इसके अंदर, फेथ ऑफ सेकेंडरी oocyte। ठीक है, अब यहां से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज भी ध्यान रखना, फेथ ऑफ सेकेंडरी oocyte का। ठीक है, फेथ ऑफ सेकेंडरी oocyte, देखो दो कंडीशन मान के चलते हैं। पहला ये कि एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ में, एडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल रन करता है तो एक रिप्रोडक्टिव लाइफ चालू हो जाती है। यानी फीमेल जो है अगर सेकेंडरी oocyte रिलीज हो रहा है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे कैपेबल होने लग जाती है कि बेबी को कंसीव करने के लिए। तो आपने सुना भी होगा कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो जो मतलब फीमेल जो होती थी उनका क्या हो जाता था, अपन ये बोलते थे एडल्ट एज आने से पहले पहले 18 साल से पहले शादी कर देते, 15 16 14 साल की जो भी होते थे फीमेल होती थी, 12 12 साल की, तो जैसे उनके बच्चे भी हो जाते थे। यानी उनकी बॉडी कैपेबल तो है लेकिन इतनी पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाती कि ताकि वो उस बच्चे का न्यूट्रिशन दे सके और मेंटली वो पूरा डेवलप हो सके। इसलिए सरकार ने क्या करा कि जो देखा कि भाई अर्ली चाइल्ड मैरिज जो होता है, यानी जो बाल विवाह जो होता है, उसको बंद किया गया। एक रिप्रोडक्टिव एज, मैच्योर एज आने के बाद में ही क्या करना चाहिए, आपके अपन बोलते हैं मैरिज। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी क्या हो जाती है, एडेप्ट हो जाती है, फिर एक बॉडी एक पूरी तरीके से क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है। उसी चीज को अपन समझते हैं। तो हम अभी ये एज की बात नहीं कर रहे, हमने सीख लिया कि भाई सेकेंडरी oocyte कब रिलीज होता है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऐसे बहुत सारे मेंस्ट्रुअल साइकिल चले। अब अपन ये बात करते हैं कि एक कंडीशन ये मान लेते हैं कि एक फीमेल जो है उसकी एज जो है वो अपनी जो भी उसकी पर्सनल एज जो है उसके हिसाब से उनके क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन का मतलब, या फिर अपन बोलते हैं इंसेमिनेशन हुआ। तो एक केस अपन ये मान के चलते हैं कि फर्टिलाइजेशन होगा और एक केस अपन ये मान के चलते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन अकर और एक अपन मान के चलते हैं फर्टिलाइजेशन नॉट अकर। ठीक है भाई, अब देखो जैसे ही यहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, अब एक चीज और नोटिस करना है इसके अंदर, यहां पे ऐसा तो है नहीं कि ये यहां पे बना और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद में रुक गया, ऐसा तो होता नहीं। मैच्योरेशन फेज की अगर अपन ये बात करें, सेकेंडरी oocyte के अंदर मियोसिस सेकंड स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सेकंड स्टार्ट होता है, लेकिन ये मियोसिस सेकंड जो होता है एक फेज में अटका हुआ रहता है जिसको अपन बोलते हैं मेटाफेज। ठीक है भाई, तो पहला जो अपने पास में oocyte था किस में अटका था, अपने पास में अपन ये बात करते हैं किस में अटका था, प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन स्टेज में। और दूसरा किस में अपने पास में अटक जाएगा इसके अंदर, मेटाफेज के अंदर। ठीक है, तो यहां पे ये जो मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ लेकिन ये अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट एट मेटाफेज। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो अब ये जो अपने पास में ये जो सेकेंडरी oocyte है ये कहां पे है, अरेस्टेड एट मेटाफेज स्टेज। ठीक है, मेटाफेज स्टेज। अब मेरे को कोई ये बताएगा मेटाफेज फर्स्ट है मेटाफेज सेकंड है, सेकंड है, ये ध्यान रखना, लिखा हुआ नहीं रहता। तो हम ये कौन से बात कर रहे हैं, सेकंड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि हमने मियोसिस सेकंड बोला है अपन ने, तो मेटाफेज भी तो सेकंड ही होगा, मेटाफेज फर्स्ट तो हो नहीं सकता। तो अगर मान लो कि अपने सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं फर्टिलाइजेशन हुआ, तो फर्टिलाइजेशन ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से ये फर्टिलाइजेशन होने से, तो ये मान लो जैसे कि स्पर्म है, ठीक है, और
एक मान लो ये, अगर अपन मान लेते हैं ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। अब जैसे ही इसकी एंट्री होती है, ठीक है ना, अपन ये बात करते हैं एंट्री ऑफ स्पर्म के दौरान, एंट्री ऑफ स्पर्म के दौरान क्या होता है, मियोसिस सेकंड क्या हो जाता है, कंप्लीट। ठीक है भाई, मियोसिस सेकंड क्या हो गया, कंप्लीट, एंट्री ऑफ स्पर्म पे। अब जैसे ही एंट्री मियोसिस सेकंड कंप्लीट कहां पे होगा, साइटोकाइनेसिस पे होगा। इसका भी जो एंडिंग होता है वो कहां पे होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस में, ठीक है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस हुआ। अब अनइक्वल हुआ तो एक सेल क्या बनेगी, लार्ज, और एक सेल क्या बनेगी, स्मॉल। तो इसमें हम देखते हैं एक बड़ी बनती है और एक छोटी बनती है। तो ये जो लार्ज सेल, इसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी, एन और 23 क्रोमोसोम। ये जो लार्ज सेल बनी है इसको अपन बोलते हैं ओवम, ठीक है भाई। तो ओवम किसको बोलते हैं, ओवम उसको बोलते हैं जब फर्टिलाइजेशन के बाद में सेकेंडरी oocyte अपने अंदर क्या करता है, मियोसिस सेकंड कंप्लीट कर करके मैक्सिमम साइटोप्लाज्म रख लेता है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ओवम। यही ओवम आगे जाकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, जाइगोट के अंदर। इतनी बात समझ में, तो ये ओवम बना, और ये जो बनता है इसको अपन बोलते हैं सेकंड पोलर बॉडी। और ये सेकंड पोलर बॉडी भी कितनी हो जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। और अल्टीमेटली ये जो ओवम होगा, ठीक है ना, मैं इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पे मैं बना देता हूं, ये जो ओवम होगा अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, एक 2n स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, जाइगोट। क्या इतनी बात समझ में आई? यानी अगर मान लो कि आपसे ये सवाल पूछे कि ओवम बनना कब पॉसिबल है, तो आप क्या बोलोगे, जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना। और आपको अगर मान लो कि ये पूछा जाए कि अगर ओवम बनाना है तो किसकी एंट्री करवाना जरूरी है, स्पर्म की एंट्री। इतनी बात समझ में। और आपसे ये पूछा जाए कि एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने पोलर बॉडी बनते हैं, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने पोलर बॉडी बनते हैं, कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2, लेकिन एक नॉर्मल फीमेल को देखा जाए उसके अंदर एक ही पोलर बॉडी बनता है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हमेशा होगा नहीं। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक बाई चांस प्रोसेस होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, इतने मिलियंस ऑफ स्पर्म आते हैं लेकिन एक स्पर्म जाकर के फर्टिलाइज करते हैं। तो ये बाई चांस इवेंट है। जब अपन फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तो यही चीज पढ़ेंगे। अगर मान लो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा, तो इसमें अपन बात करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हम ये बोलेंगे कि मियोसिस सेकंड जो होगा वो इनकम्प्लीट रह जाएगा, ठीक है, इनकम्प्लीट होगा। और हम ये बोलेंगे नो पोलर बॉडी फॉर्म, पोलर बॉडी नहीं बनेगी। और दूसरी चीज साथ ही साथ में सेकेंडरी oocyte एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन बाहर निकल जाएगा। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ते हैं तो अपन बोलते हैं ना, इनिशियल 1 to 5 डेज जो होते हैं उनमें ब्लीडिंग फेज होता है। वो ब्लीडिंग किस लिए होती है, ये जो बना है उसको बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो अपन ये बोलेंगे साथ में सेकेंडरी oocyte, यहां पे अपन ओवम नहीं बोलेंगे, सेकेंडरी oocyte आउट फ्रॉम बॉडी, बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, वाया ब्लड। जिस फेज को अपन क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन का एक पर्पस है, ये फालतू का प्रोसेस नहीं है, ताकि आपको समझ में आए। मेंस्ट्रुएशन का एक पर्पस है कि आपकी बॉडी के अंदर एक सेल बनी है, उस सेल का आगे फर्दर कोई यूज नहीं आ रहा, या फिर वो आगे कुछ ना कुछ डेवलप नहीं कर रही, तो अब उसको क्या करना पड़ेगा, बॉडी से बाहर निकालना। बॉडी से बाहर निकालने के लिए मेंस्ट्रुएशन किया जाता है। लेकिन जब ये अपन ये बात करते हैं, ये सब चीजें अपन ओवरी में पढ़ रहे हैं, तो जब ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है तो साथ साथ में यूट्रस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। यूट्रस में जो चेंज आते हैं उसको अपन ये बोलते हैं कि यूट्राइन डेवलपमेंट होता है। यूट्रस की वॉल जो एंडोमेट्रियम होती है उसकी थिकनिंग होती है। यानी कुल मिलाकर के एक पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल, एक पूरा का पूरा फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, जिसमें फीमेल की बॉडी हर महीने अपने बॉडी को प्रिपेयर करती है कि उसके अंदर एक फर्टिलाइजेशन होगा। ऐसा ये इवेंट नहीं है। अब अगर मान लो कि फीमेल की बॉडी ऐसे सोच ले कि जब फर्टिलाइजेशन होगा तभी मैं यूट्रस को तैयार करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो वो हर महीने के अंदर मैक्सिमम टाइम क्या करती है, यूट्रस को स्टेबल करती है, यूट्रस को करती है। स्पर्म नहीं आया तो वो जो तैयारी की गई है उसको वो क्या कर देते हैं, उसी ब्लड के साथ में रिप्लेनिश कर देते हैं, जिसको अपन मेंस्ट्रुएशन। फिर हर महीने ये साइकिल स्टार्ट होता है
और ये साइकिल जब तक चलता रहता है तब तक क्या हो, अपन बोलते हैं प्रेगनेंसी ना। अब ये प्रेगनेंसी कब भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, इसका कोई अपने को पता नहीं है, हर इंडिविजुअल की लाइफ के अंदर कभी भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आई? ये पूरा का पूरा आपका एक oogenesis है जो फेथ पे जाकर के क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब जो चीज अपन ने वहां देखी थी वही चीज अपन यहां पे भी लिख लेते हैं। जैसे कि मैच्योरेशन फेज में ही जब हम बात कर रहे थे तो हमने ये लास्ट में ये पढ़ा था कि भाई फर्स्ट पोलर बॉडी डीजनरेट हो जाएगी। अब सेकेंडरी उस साइड में क्या होगा, तो सेकेंडरी उस साइड में हम ये बोलेंगे मियोसिस सेकेंड स्टार्ट होगा, स्टार्टेड। ठीक है, हाँ यही चीज है, मैं जो अपन ने यहां पढ़ा उसको मैं वैसे लिखा रहा हूं कि ताकि आपको थ्योरेटिकली और वैसे स्टार्ट होगा। लेकिन ये किस में अरेस्टेड हो जाएगा, अरेस्टेड एट मेटाफेज सेकेंड। ठीक है भाई, अब मेटाफेज सेकेंड से इसको बाहर निकालने के लिए किसकी एंट्री होनी चाहिए, स्पर्म की। ठीक है ना, इफ स्पर्म एंटर्स, अगर स्पर्म एंटर हुआ है देन मियोसिस फर्स्ट सॉरी सेकेंड कंप्लीट। ठीक है, ये चीज हुआ। अगर आपसे ये सवाल पूछे कि ओव्यूलेशन किसका होता है, सेकेंडरी oocyte, तो यानी ये सेकेंडरी oocyte जो था ये ओव्यूलेशन के समय पे बाहर निकला था, एट ओव्यूलेशन। ठीक है, अब ये सेकेंडरी oocyte क्या करता है कि इंतजार करता है, तो स्पर्म की एंट्री होती है और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, और अपन ये बात करते हैं कि ये कहां पे चल रहा है, एट एम्पुला रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला रीजन के अंदर ये oocyte जो है इंतजार कर रहा था, उस समय स्पर्म आया, उसने फर्टिलाइज करा। एक पर्टिकुलर साइट होती है एम्पुला रीजन में है, क्या होना चाहिए आपके, एक तरीके से अपन ये बात करें कि होना चाहिए। ठीक है, एम्पुला रीजन के अंदर ही क्या होना चाहिए आपके, फर्टिलाइजेशन। पुरानी वाली एनसीईआरटी में इस तरह से एम्पुलर जंक्शन लिख रखा है, लेकिन नई वाली एनसीईआरटी में एम्पुलरी रीजन लिख रखा है। अब यहां पे क्या हुआ कि ये मियोसिस सेकंड कंप्लीट हुआ, तो अपन ये बोलते हैं मियोसिस सेकंड कंप्लीटेड एट अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। तो इसका जो कंप्लीशन होता है वो कहां पे होता है, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस पे, जिससे एक वन लार्ज सेल बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉल्ड ओवम, और एक स्मॉल सेल, वन स्मॉल सेल बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलर बॉडी। कौन सी वाली पोलर बॉडी, सेकंड पोलर बॉडी। और ये सेकंड पोलर बॉडी फिर से क्या हो जाएगी, ड्यू टू लैक ऑफ साइटोप्लाज्म, ड्यू टू लैक ऑफ साइटोप्लाज्म, ये हो जाएगी इट्स डीजनरेट्स। ठीक है भाई, और ये लार्ज सेल जो ओवम बना है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। ठीक है, और नहीं हुआ तो मैंने आपको चीजें बता दी। क्या इतनी बात क्लियर है, एक एक चीज समझ में आई आपको? चलो, अब एक सवाल यह है कि एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ स्पैन के अंदर कितने एग बना सकती है, कैलकुलेट करके बताओ। एक फीमेल अपनी पूरी लाइफ स्पैन के अंदर कितने एग बना सकती है, एग एग, एक ही, सोचो भाई सोचो। एक फीमेल अपनी पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ के अंदर, रिप्रोडक्टिव लाइफ का मतलब समझिए 50 साल, 50 साल की एज के अंदर कितने एग निकल सकते हैं। ठीक है, है? है? और बताओ भाई, दो कहां से बना दिए,
बताओ भाई कितने बन सकते हैं, कितने? ऑप्शन क्या ऑप्शन? मान लो एक मतलब पर्टिकुलर ऑप्शन तो क्या दूं, 400 से लेकर के 450 के बीच में, ठीक है, और 450 से 500 के बीच में, ठीक है, 500 से 600 के बीच में, 600 से 700 के बीच में। ए ऑप्शन 450 के आसपास में, मतलब 400 से लेकर के 450 के आसपास में बनते हैं एग। तो ये लिख भी लेना, ठीक है ना, इसमें लिख लो, ठीक है ना। ओनली 450 एग आर प्रोड्यूस्ड, ओनली 450 egg are produced, 450 egg are produced in entire reproductive life, in entire reproductive life, entire reproductive life, ठीक है। अपनी पूरी लाइफ के अंदर अगर अपन ये बात करें तो कितने एग बन सकते हैं उसके अंदर, 450 एग। अब सवाल बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, कुछ सवाल मैं आपको करा दूंगा। अब एक सवाल ये पूछा जाता है कि सवाल ये मतलब ये पूछा जाता है कि भाई ऐसे मतलब अलग अलग तरीके के सवाल है। एक हिंट दे देता हूं मैं आपको कि एक फीमेल है जिसकी एज 35 ईयर है और उसके उसके दो बच्चे हैं, तो अभी तक उसके कितने जाइगोट बन चुके हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या फिर आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि जैसे मान लो कि आपको 100 जाइगोट बनाने हैं, तो 100 जाइगोट बनाने के लिए उसके अंदर कितने डिवीजन की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन मैं अगली क्लास में करा दूंगा। तो ये समझ में आ गया आपको, oogenesis इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने आपको धीरे धीरे यहाँ पे समझाया, ठीक है। बाकी अपन करते हैं अगली क्लास में।